मुंबई से लेकर महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं तक आज सियासत का तापमान अपने चरम पर है। नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी हो या ठाणे, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर, जनता ने वोट के जरिए बड़ा संदेश दे दिया है। बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों के बाद महायुति खेमा जीत का दावा ठोक रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जीत को विकास का जनादेश बताते हुए कहा, अब सिर्फ विकास ही ब्रांड है। बाला साहेब ठाकरे को लेकर दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। वहीं मेयर की कुर्सी को लेकर भी महायुति में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। 13 महानगर पालिकाओं में 95 पार्षद और मुंबई बीएमसी में 7 सीटों पर जीत। यह संकेत है कि शहरी राजनीति में एक नई ताकत उभर रही है। ऐसे में तो सवाल बड़ा है, क्या यह नतीजे सिर्फ निकाय चुनाव तक सीमित रहेंगे या फिर आने वाली विधानसभा और लोकसभा राजनीति की तस्वीर भी यही से तय होगी। दर्शकों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आंकड़ों और सियासी बयानबाजी के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, जानकारी दें कि 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों ने अब साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। बीएमसी हो या ठाणे, नागपुर हो या छत्रपति संभाजी नगर, मतदाताओं ने विकास बनाम भावनाओं की बहस पर अपनी मुहर लगा दी है। जानकारी दें कि बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों के बाद महायुति खेमे में जश्न का माहौल है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जीत का श्रेय सीधे जनता को देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अब सिर्फ एक ही ब्रांड है और वो है विकास। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे का संदेश सीधा और राजनीतिक तौर पर बेहद स्पष्ट था। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हुए कहा, बाला साहब केवल एक ही थे, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। अगर कोई बाला साहब बनने की कोशिश कर रहा है तो वो संभव नहीं है। शिंदे ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार में बड़ा भाई छोटा भाई जैसी कोई राजनीति नहीं है, सबका लक्ष्य एक है, मुंबई और महाराष्ट्र का विकास। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी के मेयर पद को लेकर चल रही अटकलों पर भी शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेयर कौन बनेगा उससे ज़्यादा जरूरी है कि मुंबई वैसी दिखे जैसी उसे होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि महायुति का ही महापौर बीएमसी की कुर्सी पर बैठेगा। तो वही दर्शकों, इससे पहले बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर भी कह चुके हैं कि मेयर बीजेपी का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए ये भी कहा है कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में फडणवीस जी हमारे नेता है। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और मुंबई को बदल कर दिखाएंगे। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही ठाणे को लेकर शिंदे खास आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने कहा है कि ठाणे में 71 सीटें जीत चुके हैं। ठाणेकरों ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया है। मुंबई को लेकर भी उनका दावा मजबूत है। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी बहुमत में है। माहौल पूरी तरह महायुति के पक्ष में बन गया। शिंदे ने यह भी कहा है कि चुनाव भावनाओं पर नहीं, परफॉर्मेंस और विकास के एजेंडे पर जीता गया है। तो वही दर्शकों, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो 25 साल तक सत्ता भोगते रहे, जनता ने उन्हें नकार दिया। तो वही दर्शकों, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि मुंबई को गड्ढा मुक्त करने का वादा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत, मेट्रो परियोजनाओं को रफ्तार, वाटर टैक्सी जैसे नए प्रयोग, रिंग रोड और ठाणे बोरिवली टनल से ट्रैफिक जाम में राहत। शिंदे ने कहा है कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और उसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाना हमारा लक्ष्य है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही हिंदुत्व और ठाकरे परिवार पर सवालों के जवाब में शिंदे ने साफ कर दिया, हिंदुत्व हमारी विचारधारा है, लेकिन हमने चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, हम काम करते रहेंगे। तो वही दर्शकों, समझने वाली और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस चुनाव की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई, एआईएमआईएम का उभार। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की 29 में से 13 महानगर पालिकाओं में कुल 95 पार्षदों के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। मुंबई बीएमसी में एआईएमआईएम के 8 उम्मीदवार जीत कर आए हैं
अनुशक्ति नगर से ज़मीर कुरैशी, गोवंडी से समीर रमजान, मानखुर्द से मजहबहीन अतीब अहमद, वडाला पूर्व से खैरुन्निसा हुसैन, ये नाम अब मुंबई की सियासत में नई पहचान बन चुके हैं। तो वही दर्शकों, छत्रपति संभाजी नगर में AIMIM ने 24 सीटें, मालेगांव में 20, सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8-8 सीटें जीतकर खुद को मुस्लिम बहुल इलाकों की एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। यानी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं है, यह संकेत है आने वाली राजनीति के, जहां एक तरफ महायुति विकास के नाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ AIMIM ने शहरी राजनीति में अपनी जगह बना ली है। अब नजरें इस पर है कि BMC की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा और क्या मुंबई सच में उस बदलाव की ओर बढ़ेगी जिसका वादा आज जीत के मन से किया गया है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में आज तस्वीर बिल्कुल अदली बदली है। नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि शहरी मतदाता अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला कर रहा है। मुंबई से लेकर मराठवाड़ा और विदर्भ तक वोट का मिजाज अलग अलग है, लेकिन संदेश एक ही है, राजनीति में अब नए संतुलन बन रहे हैं। बता दें कि एक तरफ देश की सबसे अमीर नगर पालिका BMC में BJP नेतृत्व वाली महायुति ने बड़ी जीत दर्ज कर सत्ता पर मजबूत दावा ठोक दिया है। 227 सीटों वाली BMC में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मेयर को लेकर महायुति का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। BJP इसे विकास, स्थिरता और हिंदुत्व की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष इस नतीजे को अपने लिए बड़ा झटका मान रहा है। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में सबको चौंका दिया है। 13 नगर निगमों में 125 सीटों की जीत के साथ ओवैसी ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है बल्कि साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी न BJP के साथ जाएगी और न ही NDA गठबंधन के। B टीम के आरोपों पर तीखा जवाब, गठबंधन पर नो एंट्री और समावेशी राजनीति का दावा। AIMIM अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, क्या ये नतीजे 2029 की राजनीति का ट्रेलर है और क्या महाराष्ट्र की शहरी सियासत अब नए ध्रुवों में बंटने जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं दर्शकों हमारी इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में 2026 की शुरुआत एक बड़े राजनीतिक संदेश के साथ हुई है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ दलों की ताकत का नया गणित पेश किया बल्कि आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर दी है। एक तरफ जहां मुंबई महानगर पालिका में BJP नेतृत्व वाली महायुति ने भगवा फहराया है, वहीं दूसरी ओर AIMIM ने शहरी राजनीति में अपनी मजबूती को 2 गुने से भी ज़्यादा दमखम के साथ दर्ज कर दिया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि 13 नगर निगमों में 125 पार्षदों की जीत AIMIM के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सियासी पहचान का विस्तार है। हैदराबाद से मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए साफ कर दिया है कि AIMIM का रास्ता न BJP से होकर गुजरता है न ही विपक्षी इंडिया गठबंधन से। ओवैसी ने 2 टूक ये भी कहा है कि हमारी लड़ाई सत्ता के जोड़ तोड़ के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के हक के लिए है जिन्होंने हमें वोट दिया। ऐसे में दर्शकों, B टीम के आरोपों पर ओवैसी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो लोग AIMIM को B टीम कहते हैं वे दरअसल मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। उनका संदेश साफ था, जनादेश को नकारने वालों का राजनीतिक पतन तय है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी रेखांकित किया कि AIMIM अब केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है। दलित, SC, ST और हिंदू उम्मीदवारों की जीत का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी को समावेशी राजनीति का उदाहरण बताया। तो वही दर्शकों, मराठवाड़ा और विदर्भ में पार्टी की मजबूती इस बार खुलकर सामने आई। छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें हो या सोलापुर में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनना, AIMIM ने बता दिया है कि शहरी निकायों में उसकी पकड़ अब स्थायी होती जा रही है। मुंबई जैसे बड़े मंच पर भी 8 सीटों की जीत पार्टी के लिए प्रतीकात्मक से कहीं ज़्यादा मायने रखती है।
हालांकि दर्शकों, पश्चिमी महाराष्ट्र में हार को लेकर ओवैसी ने आत्ममंथन भी किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में पर्याप्त समय न दे पाना एक कमी रही, लेकिन हार से ज़्यादा उन्होंने जिम्मेदारी की बात की। जीतना मुश्किल है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उससे भी बड़ी चुनौती है। तो वही दर्शकों, उधर मुंबई में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 79 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है। सहयोगी शिवसेना को 29 और अजित पवार की एनसीपी को 3 सीटें मिली है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने इसे मुंबईकर की जीत करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह जीत हिंदुत्व और विकास की है। पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के मॉडल पर जनता की मुहर है। साटम ने जोर देकर कहा है कि बीएमसी में महायुति का ही मेयर होगा और पूरे 5 साल तक सत्ता पर महायुति का कब्जा रहेगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही राज ठाकरे की एमएनएस पर तंज कसते हुए अमित साटम ने कहा है कि मराठी कार्ड इस चुनाव में नहीं चला। मैंने पहले ही कहा था कि एमएनएस डबल डिजिट में नहीं जाएगी और मराठी जनता ने उनके नैरेटिव को नकार दिया। वही उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के मेयर वाले बयान को उन्होंने गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। तो वही दर्शकों, एआईएमआईएम की जीत पर टिप्पणी करते हुए अमित साटम का बयान भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा है कि मुंबई को देश विरोधी फंडामेंटलिज्म से बचना जरूरी है और शहर का रंग बदलने की किसी भी कोशिश को रोका जाएगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में शहरी राजनीति और ज्यादा ध्रुवीकृत हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी में जहां बीजेपी 79, शिवसेना यूबीटी 65, कांग्रेस 24, शिंदे गुट 29 और एमएनएस 6 सीटों पर सिमट गई, वही एआईएमआईएम ने 8 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। छोटे दलों में समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। ऐसे में जनवरी 2026 के नगर निगमों के चुनाव ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति 2 समानांतर ध्रुवों में बढ़ रही है। एक और बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की सत्ता केंद्रित मजबूती, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम जैसी पार्टियों का वैकल्पिक उभार। यह चुनाव महज स्थानीय निकायों का फैसला नहीं, बल्कि 2029 की सियासी पटकथा का ट्रेलर बन चुका है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने कितनी सीटें जीती, बल्कि यह है कि कौन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू हुआ है मेयर की कुर्सी को लेकर। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन बहुमत से कुछ कदम दूर, और इसी खाली जगह में उभरकर सामने आए हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास इस वक्त सत्ता की मास्टर चाबी है। 29 सीटें जीतकर शिंदे की शिवसेना भले ही तीसरे नंबर पर हो, लेकिन मेयर का फैसला अब उन्हीं की मंजूरी पर टिका है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे अचानक किंग मेकर बनकर उभरे हैं। चुने गए पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट करना हो या फिर बीजेपी के साथ सख्त शर्तों पर बातचीत, हर कदम ये संकेत दे रहा है कि शिंदे अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। तो वही एक तरफ बीजेपी अपना मेयर चाहती है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट सम्मान और सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी पर अड़ा हुआ है। बीच में उद्धव ठाकरे का तंज और फडणवीस का भरोसा, यानी मुंबई की राजनीति इस वक्त पूरी तरह उबाल पर है। ऐसे में तो सवाल साफ है, क्या मुंबई को मिलेगा बीजेपी का मेयर या फिर शिंदे सेना लिखेगी सत्ता की नई स्क्रिप्ट? दर्शकों, इसी सियासी गणित की पूरी कहानी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बीएमसी चुनाव के बाद पहली बार खुलकर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, लेकिन शिवसेना का तेजी से उभरना किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने इसका श्रेय बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दिया। शिंदे ने कहा है कि शिवसेना ने कम समय में खुद को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है और अब ये आगे की लड़ाइयों की भूमिका है। शिंदे का संदेश सिर्फ बयान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में आने वाले चुनाव का संकेत भी छिपा था। उन्होंने चुने गए पार्षदों को साफ निर्देश दिए कि अब उन्हें अपने अपने प्रभाग में उतरकर जनता के बीच काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा है कि आपके व्यवहार, आपकी भाषा और आपके काम पर जनता की सीधी नज़र है।
तो वही दर्शकों, इस बैठक में एकनाथ शिंदे ये भी स्वीकार किया कि इस चुनाव में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने बताया कि 29 में से 19 पार्षद लाडली बहनें हैं, जो जनता के भरोसे की बड़ी मिसाल है। शिंदे ने कहा है कि जनता के जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया गया है और जहां कमियां रह गई है वह आत्ममंथन भी किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, इस पूरी कहानी का असली मोड़ आता है मेयर की कुर्सी पर। शिंदे ने साफ किया है कि मुंबई का मेयर महायुति से ही होगा। चुने हुए नगर सेवकों के साथ हुई बैठक में मुंबई के विकास को लेकर लंबी चर्चा हुई और सोमवार को गठबंधन का ऐलान भी कर दिया गया। ऐसे में दर्शकों, अब जरा आंकड़ों का खेल समझिए। बीएमसी की कुल 227 सीटों में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी के पास 79 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से 25 सीटें दूर। शिंदे की शिवसेना के पास 29 सीटें हैं, दोनों मिलकर 118 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। यानी मेयर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता शिंदे सेना से होकर ही जाता है। यही वजह है कि इस वक्त एकनाथ शिंदे को सियासत में किंग मेकर कहा जा रहा है। उनकी पार्टी के बिना महायुति का मेयर बनना लगभग नामुमकिन है। तो वही दर्शकों, स्थिति को और दिलचस्प बनाता है होटल पॉलिटिक्स। शनिवार को शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया। आधिकारिक बयान में इसे 3 दिवसीय वर्कशॉप बताया गया, जहां पार्षदों को बीएमसी के कामकाज और विकास योजनाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित तोड़फोड़ से बचने की रणनीति माना जा रहा है। इस बीच शिंदे गुट ने अपनी शर्तें भी सामने रखी है। सूत्रों के मुताबिक मांग है कि 5 साल के कार्यकाल में पहले 2.5 साल मेयर शिंदे सेना का हो। साथ ही बीएमसी की सबसे ताकतवर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर भी उनकी दावेदारी है। पदों के बंटवारे में 2.1 का फॉर्मूला सामने रखा गया है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम पर भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी और फैसला आपसी सहमति से लिया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय उनके विदेश दौरे से लौटने के बाद ही होने की उम्मीद है। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव ठाकरे इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए बीजेपी पर यूज एंड थ्रो की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जो लोग खुद टूट कर आए थे, आज उन्हें अपने लोगों के टूटने का डर सता रहा है। फिलहाल मुंबई की सत्ता की चाबी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी, लेकिन शिंदे सेना निर्णायक ताकत। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बीजेपी शिंदे की 2.5 साल वाली शर्त मानेगी या फिर कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बीएमसी चुनाव के बाद असली राजनीतिक जंग अब शुरू हुई है और इस जंग के केंद्र में है एकनाथ शिंदे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की सबसे अमीर महानगर पालिका BMC, लेकिन आज यह चर्चा विकास की नहीं, सत्ता की चाबी की है। BMC चुनाव के नतीजों के बाद मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सवाल सीधा है, मुंबई का मेयर कौन बनेगा? लेकिन जवाब सीधा नहीं है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे के नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के ताज जैसे 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया जाना राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ आराम और प्रशिक्षण है या फिर टूट फूट के डर से की गई सियासी घेराबंदी? दर्शकों, इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट भी हमलावर है। शिवसेना UBT के पार्षद सचिन पडवल ने शिंदे गुट पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाते हुए सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर बहुमत इतना मजबूत है तो फिर 5 स्टार सुरक्षा की जरूरत क्यों? बीजेपी और शिंदे गुट का दावा है कि मेयर उन्हीं का होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है जब तक चुनाव नहीं तब तक कुछ भी तय नहीं। तो क्या BMC में फिर कोई बड़ा सियासी ट्विस्ट आने वाला है? क्या मुंबई की सत्ता होटल के कमरों में तय हो रही है? इन्हीं सवालों के साथ ये है आज की सबसे बड़ी BMC सियासत। दर्शकों, जानकारी दें कि मेयर की कुर्सी की अब जंग छिड़ चुकी है। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन मुंबई की सियासत सड़कों से निकलकर 5 स्टार होटलों तक पहुंच गई है। बांद्रा का ताज होटल, जहां आम तौर पर सेलिब्रिटी, कॉरपोरेट मीटिंग्स और हाई प्रोफाइल शादियां होती है, आज वही होटल राजनीतिक गणित और रणनीति का अड्डा बन चुका है। एकनाथ शिंदे गुट के नवनिर्वाचित पार्षदों को अचानक यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और इसी फैसले ने BMC मेयर की लड़ाई को और ज्यादा गर्मा दिया। बता दें कि अब इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। UBT गुट के पार्षद सचिन पडवल ने शिंदे गुट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा
जिन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति की, आज उन्हें उसी का डर सता रहा है। इसलिए पार्षदों को 5 स्टार होटल में छिपाया जा रहा है। दर्शकों ये भी बता दें कि सचिन पडवल सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुके, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और चुनावी संघर्ष को सामने रखते हुए कहा है कि पिछले 4 सालों से बीएमसी में चुनाव नहीं हुए थे। इस दौरान सत्ता में बैठे दलों को काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिले, लेकिन इसके बावजूद यूबीटी गुट ने ज़मीन पर रहकर काम किया और उसी मेहनत का नतीजा आज जनता के फैसले में दिखाई दिया। पडवल आगे कहते हैं कि हमारी जीत सिर्फ किसी एक वर्ग की नहीं, मराठी, उत्तर भारतीय, बिहारी, दक्षिण भारतीय, हिंदू, मुस्लिम सब ने मिलकर हमें जिताया है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता आपको जरूर चुनेगी। ऐसे में लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई का मेयर किसका होगा। बीजेपी और शिंदे गुट दावा कर रहे हैं कि मेयर उन्हीं का बनेगा, क्योंकि गठबंधन के पास बीएमसी में स्पष्ट बहुमत है। 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी को 79 सीटें, शिंदे गुट को 29 सीटें, यानी कुल 118 सीटों का मजबूत आंकड़ा। तो वही दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी को 65, कांग्रेस को 24, मनसे को 6, एआईएमआईएम को 8 और शरद पवार गुट को 1 सीट मिली। ऐसे में अंकगणित साफ दिखता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। यही वजह है कि सचिन पडवल ने मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा है कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता तब तक यह कहना गलत होगा कि मेयर किस पार्टी का होगा। अभी भी इफ और बट बाकी है। दर्शकों यही बयान बीजेपी और शिंदे गुट के लिए राजनीतिक अलार्म बन गया। इसी बीच कांग्रेस ने भी शिंदे गुट पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि पार्षदों को कैदियों की तरह होटल में रखा गया है ताकि कोई टूट फूट न हो। हालांकि शिंदे गुट इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्षदों को चुनावी थकान के बाद कुछ दिन आराम और तरोताजा होने के लिए होटल में रखा गया है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट के अन्य पदाधिकारी ने बताया कि पार्षदों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे नगर निगम के कामकाज को बेहतर तरीके से समझ सके। इस पूरे कार्यक्रम की कमान सांसद श्रीकांत शिंदे संभाल रहे हैं। तो वही दर्शकों, फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौरे पर है और उनके लौटने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, यानी तब तक बीएमसी की राजनीति होटल, लॉबी और बंद कमरों में चलती रहेगी। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के बयानों के बाद सियासी तापमान और ज़्यादा बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि मेयर बनने तक पार्षदों को छुपाने की रणनीति अपनाई जा रही है। ऐसे में तो सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एहतियात है या अंदरूनी डर? क्या बहुमत के बावजूद भी बीजेपी शिंदे गुट को किसी अनहोनी की आशंका है? मुंबई का मेयर सिर्फ एक पद नहीं, या सत्ता, संसाधन और सियासी भविष्य की चाबी है। और यही वजह है कि बीएमसी का यह संग्राम अब जनादेश से आगे रणनीति की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में मुंबई देख रही है मेयर की कुर्सी तक पहुंचने की सबसे महंगी और सबसे दिलचस्प राजनीतिक बाजी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत में आज सिर्फ नतीजों की गूंज नहीं है, बल्कि हार और जीत के बीच टकराती भावनाओं की तेज आंधी है। बीएमसी चुनाव का फैसला आ चुका है। सत्ता की चाबी किसी के हाथ में है, लेकिन सवाल ये है, क्या दिलों की सत्ता भी बदलती है? नतीजों के बाद मातोश्री के बाहर जो तस्वीर दिखी वो हार की नहीं, हुंकार की थी। उद्धव ठाकरे जनता के सामने आए और बोले, यह जीत नहीं, मुंबई को गिरवी रखने का सौदा है। गद्दारी से हासिल की गई सत्ता पर सीधा वार और निष्ठा को सबसे बड़ी ताकत बताने का संदेश। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी चुनावी नतीजों पर चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने साफ कहा है कि यह लड़ाई धन और सत्ता के खिलाफ शिव शक्ति की थी। भले ही अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन मराठी मानुष की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में तो सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी का यह चुनाव सिर्फ नगर निगम का था या फिर मराठी अस्मिता और सियासी वजूद की अग्नि परीक्षा? आज के हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, हार के बाद भी आक्रामक तेवर, निष्ठा बनाम सत्ता की जंग और मुंबई की राजनीति का अगला बड़ा संकेत। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई की सत्ता का फैसला अब हो चुका है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने सियासी तस्वीर साफ कर दी, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भावनाओं का तूफान भी उठा। एक तरफ जीत का जश्न तो दूसरी तरफ हार के बावजूद संघर्ष और स्वाभिमान की हुंकार। दर्शकों, आपको बता दें कि बीएमसी नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पहली बार सीधे जनता के सामने आए।
मंच नहीं था, माइक नहीं था, बस मातोश्री के दरवाजे और सामने खड़े पार्टी कार्यकर्ता। जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे का लहजा शांत था लेकिन शब्दों में आग थी। उन्होंने ये साफ कहा है कि जो जीत हासिल की गई है वो मुंबई को गिरवी रखने की जीत है। गद्दारी करके सत्ता पाई जा सकती है लेकिन निष्ठा कभी नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि इस चुनाव की असली विजेता जनता है, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। उन्होंने कहा है कि कठिन हालात में भी जो नतीजे आए हैं वो गर्व करने लायक है। कागजों पर शिवसेना को खत्म किया जा सकता है लेकिन जमीन पर खड़ी शिवसेना को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे महायुति पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस चुनाव में सत्ता, धन, दबाव और एजेंसियों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया गया। गद्दार चले गए लेकिन हमारी निष्ठा को कोई खरीद नहीं सका। उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी बताया है कि शिवसेना का सपना अब भी जिंदा है, बीएमसी में अपना महापौर। उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो वो दिन भी आएगा, मराठी मानुस इस पाप को कभी माफ नहीं करेगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही भावुक होते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे पास आपके लिए सुविधाएं नहीं थी, धन नहीं था, लेकिन तन मन की ताकत थी और उसी ताकत ने उनके पसीने छुड़ा दिए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की और कहा है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जिद सबसे बड़ी ताकत है और जिद कभी बिकती नहीं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही उधर बीएमसी नतीजों के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया के जरिए दिए गए अपने संदेश में राज ठाकरे ने सस्नेह जय महाराष्ट्र करते हुए मनसे और शिवसेना के सभी निर्वाचित नगरसेवकों को बधाई दी। राज ठाकरे ने माना कि यह चुनाव आसान नहीं था। उन्होंने लिखा है कि यह लड़ाई अपार धनशक्ति और सत्ता की ताकत के खिलाफ शिव शक्ति की थी, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष दिखाया वह काबिले तारीफ है। राज ठाकरे ने साफ कहा है कि मनसे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसका दुख जरूर है, लेकिन हार मानना उनकी फितरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं, जो नगर सेवक चुने गए हैं वे सत्ताधारियों के लिए मजबूत चुनौती बनेंगे। राज ठाकरे ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर मराठी मानुष के खिलाफ कुछ भी होता है तो जवाब जरूर मिलेगा। इसके साथ ही दर्शकों, उन्होंने दो टूक कहा है कि हमारी लड़ाई मराठी मानुष की है, मराठी भाषा की है, मराठी अस्मिता की है और यही हमारी पहचान भी है। राज ठाकरे ने यह भी बताया कि चाहे एमएमआर हो या पूरा महाराष्ट्र, सत्ताधारी और उनके संरक्षण में रहने वाले लोग मराठी मानुष को दबाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की, चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन यह कभी मत भूलिए कि हमारी सांस मराठी है। इसके साथ ही दर्शकों, राज ठाकरे ने आत्ममंथन की भी बात कही। कहाँ चूक हुई, क्या कमी रह गई और आगे क्या करना है, इसका विश्लेषण कर संगठन को फिर से मजबूत किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी के नतीजों ने भले ही सत्ता की चाबी सौंप दी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के संदेश साफ है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह अस्मिता, निष्ठा और मराठी मानुष की पहचान की लड़ाई थी और इस लड़ाई का अगला अध्याय अब सड़कों से लेकर सदन तक लिखा जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। बीएमसी चुनाव जहां सिर्फ नगर सेवक नहीं चुने जाते, बल्कि मुंबई की सत्ता, सिस्टम और सियासी दिशा तय होती है। मतदान खत्म हो चुका है, ईवीएम मशीनों में फैसला कैद है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने मुंबई की सियासत में हलचल मचा दी है। करीब 2 दशक बाद एक साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर बड़ा दाव खेले बैठे थे, तो वही दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी स्थिरता और विकास के नैरेटिव के साथ मैदान में उतरी। अब सवाल ये है, क्या ठाकरे ब्रदर्स की एकजुटता बीजेपी शिवसेना गठबंधन को चुनौती दे पाई या फिर उत्तर भारतीय प्रवासी और मराठा वोटों का रुझान महायुति के पक्ष में जाकर बीएमसी की सत्ता की तस्वीर पहले ही साफ कर चुका है। एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस और ठाकरे ब्रदर्स को झटका लगता नजर आ रहा है। तो क्या 25 साल बाद बीएमसी की सत्ता का इतिहास बदलने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के साथ हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, एग्जिट पोल्स की माने तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाला महायुति गठबंधन बीएमसी की रेस में निर्णायक बढ़त बनाता दिख रहा है।
वही करीब 20 साल बाद एक मंच पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी मतदाताओं को पूरी तरह साध पाने में नाकाम नजर आ रही है। बता दें कि इस चुनाव की सबसे अहम कड़ी रहे मुंबई में रहने वाले उत्तर और दक्षिण भारत से आए प्रवासी मतदाता। एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तर भारतीय वोटर्स का बड़ा हिस्सा बीजेपी शिवसेना गठबंधन के पक्ष में गया। इसका कारण भी साफ है, स्थिर सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर का नैरेटिव और फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा। यही नहीं, मराठा समुदाय का भी बड़ा वर्ग महायुति की तरफ झुकता दिखा है। ऐसे में दर्शकों, मराठी और मुस्लिम वोटों की लड़ाई में ठाकरे ब्रदर्स पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता को केंद्र में रखकर सियासी वापसी की कोशिश की, लेकिन एग्जिट पोल्स के संकेत दे रहे हैं कि मराठी वोट पूरी तरह एकजुट नहीं हो सका। मुस्लिम वोट बैंक भी शिवसेना, यूबीटी और मनसे गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह ट्रांसफर होता नहीं दिखा। नतीजा ये दिख रहा है, जो प्रयोग सियासी गेम चेंजर माना जा रहा था, वही प्रयोग अधूरा साबित होता दिख रहा है। ऐसे में दर्शकों, एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात जेवीसी एग्जिट पोल की। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को यहाँ 138 सीटें, शिवसेना यूबीटी गठबंधन को 59 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें और अन्य को 7 सीटें दिखाई दे रही है। यानी बहुमत से महायुति गठबंधन काफ़ी आगे दिख रहा है। तो वही एक्सिस माई इंडिया का अनुमान भी लगभग यही कहानी कहता है। बीजेपी प्लस 131 से 151 सीटें, यूबीटी प्लस 58 से 68 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 12 से 16 सीटें। ऐसे में जनमत पोल्स में भी बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सबसे बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही डीवी रिसर्च और सकाल पोल क्या कहते हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक महायुति 107 से 122 सीटें, ठाकरे ब्रदर्स गठबंधन 68 से 83 सीटें, कांग्रेस और वीबीए 18 से 25 सीटें। वही सकाल पोल में मुकाबला थोड़ा कड़ा जरूरी दिखाया गया है, लेकिन बढ़त फिर भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खाते में ही है। ऐसे में दर्शकों, 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स को फायदा होता नहीं दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उद्धव राज की दोस्ती भावनात्मक तौर पर मजबूत रही, लेकिन चुनावी गणित में वोट ट्रांसफर उतना असरदार नहीं रहा। जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 160 से ज़्यादा वार्डों में उतरी, वही मनसे ने 53 सीटों पर किस्मत आजमाई। लेकिन एग्जिट पोल्स के संकेत दे रहे हैं कि यह जोड़ी चुनावी गुना में तब्दील नहीं हो सका। तो वही दर्शकों, इस बार कांग्रेस ने एमवीए से अलग होकर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा यही दिख रहा है कि मुंबई की सियासत में कांग्रेस अभी भी हाशिए पर ही बनी हुई है। ऐसे में दर्शकों, 227 वार्डों वाली बीएमसी में मेयर की कुर्सी के लिए 114 सीटें चाहिए। एग्जिट पोल्स के मुताबिक महायुति यह आंकड़ा आराम से पार करती दिख रही है। ऐसे में सवाल बस एक है, क्या एग्जिट पोल्स ग्राउंड रियलिटी में बदलेंगे या फिर मुंबई कोई सियासी सरप्राइज देने वाली है? इसका जवाब मिलेगा हमको 16 जनवरी सुबह 10 बजे से, जब शुरू होगी वोटों की गिनती। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर और महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर। 29 महानगर पालिकाओं की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन पूरे राज्य की नजरें टिकी है सिर्फ एक चुनाव पर, बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC। दर्शकों, 227 वार्ड, दर्जनों दिग्गज चेहरे, टूटी हुई पार्टियां और पहली बार बने नए नए गठबंधन। यह चुनाव सिर्फ नगर सेवकों का नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व, नेतृत्व की साख और भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरी, तो दूसरी तरफ पहली बार साथ दिखे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जिनकी जोड़ी ने मराठी अस्मिता और भावनाओं को चुनावी हथियार बनाया। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अधिकांश सर्वे बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं, तो वही ठाकरे बंधुओं के खेमे में बेचैनी साफ नजर आ रही है। और इसी बीच चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल, स्याही मिटाने के आरोप, वोटिंग में गड़बड़ी के दावे और चुनाव आयोग पर सीधे हमले। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या एग्जिट पोल्स बनेंगे हकीकत या फिर मुंबई की जनता चौंकाने वाला फैसला सुनाएगी? तो दर्शकों, चलिए जानते हैं पूरी खबर। जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा रन मुंबई की सत्ता की जंग।
29 महानगर पालिकाओं के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी, लेकिन सबसे ज़्यादा धड़कनें अगर कहीं तेज़ है तो है बीएमसी को लेकर। 227 वार्ड, टूटी हुई पार्टियां, नए गठबंधन और पुराने जख्म। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल और चुनावी आरोपों ने सियासी माहौल में भूचाल ला दिया। बीएमसी चुनाव इस बार सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव नहीं, बल्कि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद पहली सियासी अग्नि परीक्षा है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरी। दूसरी तरफ पहली बार साथ आए उद्धव और राज, जिनका गठबंधन मराठी अस्मिता के नाम पर वोटरों के बीच गया। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं डीवी रिसर्च की। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 107 से 122 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वही ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को 68 से 83 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के खाते में 18 से 25 सीटें, अजित पवार की एनसीपी को 2 से 4 सीटें और अन्य के हिस्से 8 से 15 सीटें जाती दिख रही है। ऐसे में दर्शकों, वोट शेयर की बात करें तो महायुति को करीब 41% वोट, ठाकरे गठबंधन को 33%, कांग्रेस बीवीए को 13%, एनसीपी अजित पवार को 3% और अन्य को 10% वोट मिलते दिख रहे हैं। तो वही दर्शकों, अब नज़र डालते हैं एक्सिस माई इंडिया पर। यहाँ आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। एक्सिस के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिल सकती है, जबकि शिवसेना यूबीटी प्लस को 58 से 68 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 और अन्य को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। महिला वोटर्स में बीजेपी को 44%, पुरुषों में 40% समर्थन मिलता दिख रहा है। वही ठाकरे गठबंधन को महिलाओं में 31% और पुरुषों में 33% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में तीसरा बड़ा सर्वे है जेवीसी एग्जिट पोल। इसके मुताबिक महायुति को 42 से 45% वोट शेयर और 138 सीटें मिल सकती है। ठाकरे ब्रदर्स और शरद पवार के गठबंधन को 34 से 37% वोट और 59 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिल सकती है। मतलब तीनों बड़े एग्जिट पोल्स एक ही कहानी कह रहे हैं। बीएमसी में फिलहाल महायुति आगे, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं। ऐसे में दर्शकों, अगर मैदान की बात करें तो बीजेपी ने 137 सीटों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना यूबीटी ने 163, एमएनएस ने 52, कांग्रेस ने 143 और बीवीए ने 46 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। यानी मुकाबला सिर्फ गठबंधनों का नहीं, बल्कि रणनीति और जमीनी पकड़ का भी था। तो वही दर्शकों, वोटिंग खत्म होते ही सियासत ने करवट बदली। उद्धव ठाकरे ने सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप दाग दिए। उद्धव ठाकरे का दावा है कि मतदान के बाद मतदाताओं की उंगली से स्याही मिट रही है, सैनिटाइजर से स्याही निकल रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला वोटर्स की फोटो पुरुष मतदाताओं के सामने दिखाई जा रही है और बीजेपी बोर्ड लगातार वोटिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने राज्य चुनाव आयुक्त पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि ये पगार किस बात के ले रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी के बीच मिली भगत चल रही है। सबसे चौंकाने वाला दावा, खुद फडणवीस सरकार के मंत्री गणेश नाइक वोट नहीं कर पाए क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। उद्धव ठाकरे की मांग है कि राज्य चुनाव आयुक्त को तुरंत निलंबित किया जाए। ऐसे में मुंबई की तस्वीर फिलहाल दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ एग्जिट पोल्स में दिखती महायुति की बढ़त और दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल। 16 जनवरी को फैसला होगा, क्या मुंबई सत्ता का ताज महायुति पहनेगी या फिर ठाकरे बंधुओं की राजनीति कोई नया मोड़ लेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और अब बारी है वोटिंग की। लेकिन सियासी जंग अपने सबसे तीखे मोड़ पर पहुंच गई है। वोटिंग से ठीक पहले मराठी अस्मिता, इतिहास और मुंबई की पहचान को लेकर आरोप प्रत्यारोप ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने उद्धव ठाकरे पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन
105 शहीदों और कांग्रेस की भूमिका को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि मराठी मानुष के नाम पर राजनीति करने वाले पहले अपने इतिहास को भूल जाते हैं और आज कांग्रेस के साथ खड़े होकर वही बातें दोहरा रहे हैं जिनके खिलाफ कभी आंदोलन हुआ था। कोंकण के विकास से लेकर मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिलाने तक बीजेपी अपने काम गिना रही है और उद्धव ठाकरे से सीधा हिसाब मांग रही है। इसी सियासी घमासान के बीच राज ठाकरे की मनसे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। बता दें कि निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ दायर याचिका अदालत ने खारिज कर दी है, जिससे चुनावी बहस को नया मोड़ मिल गया है। दर्शकों, मतदान शुरू होने वाला है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या महाराष्ट्र की जनता भावनाओं और पहचान की राजनीति पर फैसला करेगी या विकास और कामकाज के दावों पर? इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं दर्शकों आज की हमारी बड़ी बहस और ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और वोटिंग का दिन भी आ गया है, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप का ताप चरम पर है। मतदान से ठीक पहले बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के बीच मराठी अस्मिता, इतिहास और मुंबई की पहचान को लेकर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है, तो दूसरी तरफ मनसे को बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा। दर्शकों, आपको बता दें कि महानगर पालिका चुनाव के अंतिम दिन सियासत इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे वोटिंग बूथ तक पहुंच गई है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को लेकर बड़ा हमला बोला है। चौहान ने दो टूक कहा है कि संयुक्त महाराष्ट्र के लिए 105 शहीदों का खून बहा, लेकिन उन पर गोलियां चलाने का पाप कांग्रेस ने किया और यह इतिहास में दर्ज एक अटल सत्य है। दर्शकों, जानकारी दें कि रविंद्र चौहान ने यह भी याद दिलाया कि 16 जनवरी 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश करने की कोशिश की थी। उसी फैसले के विरोध और मराठी मानुष के न्याय संगत अधिकारों की लड़ाई से प्रेरित होकर बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। चौहान के मुताबिक मराठी मानुष के नाम पर राजनीति करने वालों को पहले अपने इतिहास में झांकने की जरूरत है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे गुट पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि यूबीटी के नेता जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनकारियों पर गोलीबारी के वक्त राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता थी। आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर मराठी अस्मिता का ढोल पीटना कांग्रेस की बंदूक अपने कंधे पर रखकर चलाने जैसा है। ऐसे में दर्शकों, चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाकर उद्धव ठाकरे ने 105 शहीदों का अपमान किया। उनके मुताबिक सत्ता की राजनीति के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाते वक्त उद्धव ठाकरे को मराठी अस्मिता का सुविधाजनक विस्मरण हो गया, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने साफ देखा है। दर्शकों, आपको बता दें कि कोंकण के मुद्दे पर भी रविंद्र चौहान ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 1990 के दशक में कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई, लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। मधु दंडवते और जॉर्ज फर्नांडीज जैसे दूरदर्शी नेताओं के प्रयासों से कोंकण रेलवे बनी। 2014 के बाद कोंकण रेलवे के स्टेशनों और आसपास के इलाकों का कायाकल्प बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ। चौहान का आरोप है कि कांग्रेस ने कोंकण के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसी कांग्रेस की बैसाखियों के सहारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही यूबीटी और मनसे के मराठी हितैषी होने के दावे पर सवाल उठाते हुए रविंद्र चौहान ने कहा है कि ये दोनों दल बाकी पार्टियों से ज़्यादा मराठी हितैषी कैसे हो गए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में अमराठी भाषी सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि नेतृत्व, विचारधारा और भविष्य देख कर आते हैं। बीजेपी ने मराठी भाषा, संस्कृति और मराठी मानुष के लिए ठोस काम किया है। तो वही दर्शकों, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने का श्रेय देते हुए चौहान ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेताओं के लगातार प्रयासों से माय मराठी को यह सम्मान मिला है, इसे नकारा नहीं जा सकता।
तो वही इसके साथ ही मुंबई की बीडीडी चाल का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा है कि वहां रहने वाले मराठी परिवारों को उनका हक का घर देवेंद्र फडणवीस सरकार की पहल से मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही उद्धव ठाकरे को मराठी मानुस की याद आती है, वरना 5 साल तक वे मराठी शब्द भी भूल जाते हैं। ठेके देते समय परप्रांतीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन मराठी मानुस के लिए पिछले 30 सालों में क्या किया गया, इसका जवाब सार्वजनिक रूप से देने की चुनौती भी चौहान ने ठाकरे को दे डाली। ऐसे में मराठी संस्कृति पर बोलते हुए रविंद्र चौहान ने ये भी कहा है कि गुड़ी पड़वा की भव्य हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा जो आज पूरे देश में पहचानी जाती है, उसकी शुरुआत डोंबिवली के संघ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की थी। यह आज पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो वही दर्शकों, इसी बीच चुनावी माहौल के बीच मनसे को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। राज ठाकरे की पार्टी ने नगर निगम चुनाव में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मनसे नेता अविनाश जाधव ने आरोप लगाया था कि पैसे और सत्ता के बल पर कई उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसे में हाई कोर्ट से मनसे ने मांग की थी कि इन मामलों की जांच किसी सेवानिवृत्त जज से कराई जाए या पूरी प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में हो। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक विजेता घोषित न किए जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ऐसे में दर्शकों, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव के करीब 67 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या सत्ता पक्ष से जुड़ी बताई जा रही है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में दर्शकों, अब मतदान तो शुरू हो चुका है। मराठी अस्मिता, मुंबई की पहचान, विकास और आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता फैसला करने जा रही है कि वह भावनात्मक नारों पर भरोसा करेगी या किए गए कामों के दावों पर। महाराष्ट्र की सियासत का अगला अध्याय अब जनता के वोट से लिखा जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई ने फैसला सुना दिया है और यह फैसला सिर्फ BMC की सत्ता का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने वाला फैसला है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बृहन्मुंबई महानगर पालिका अब बीजेपी के कब्जे में है। सुबह से ही मतगणना के रुझानों ने साफ संकेत दिए थे कि मुंबई इस बार नया इतिहास लिखने जा रही है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए BMC में सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया है। फडणवीस और शिंदे की जोड़ी पर मुंबई की जनता ने खुलकर भरोसा जताया है, लेकिन इस जीत के साथ ही सियासी गलियारों में कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या यह ठाकरे परिवार के किले के ढहने की शुरुआत है? क्या उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना भी मुंबई को रास नहीं आया? और सबसे अहम, क्या यह सिर्फ एक चुनावी हार है या ठाकरे ब्रदर्स के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल? दर्शकों, इस चुनाव में जहां बीजेपी ने ताकत दिखाई है, वही मनसे को करारा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट को सम्मानजनक सीटें जरूर मिली है, लेकिन सत्ता की चाबी हाथ से फिसल चुकी है। दर्शकों, आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस जनादेश के मायने क्या है, किसकी जीत कितनी बड़ी है, किससे कहाँ चूक हुई और BMC के इस फैसले का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना गहरा होगा। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मुंबई का फैसला अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत तय करेगा। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि सुबह 10 बजे जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, रुझानों ने साफ कर दिया था कि मुंबई की सियासत करवट ले चुकी है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाती चली गई और आखिरकार 118 सीटों पर आगे रहते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके सहयोगी शिवसेना को 28 सीटें मिली, यानी साफ संकेत, मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार तय है। दर्शकों, इस जनादेश को सिर्फ चुनावी जीत कहना कम होगा। यह मुंबई की जनता का फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर खुला भरोसा है। वही भरोसा जिसने दशकों बाद BMC की सत्ता से ठाकरे परिवार को बाहर कर दिया। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता, क्या यह ठाकरे ब्रदर्स के राजनीतिक करियर का अंत है? इसी सवाल पर ABP न्यूज़ ने बात की राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल सारडा से। उनका जवाब चौंकाने वाला है।
प्रफुल्ल सरडा कहते हैं कि मुंबई में मराठी मानुष और गैर मराठी वोटर्स का पैटर्न अलग रहा है। विधानसभा चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को इसका फायदा मिला था और बीएमसी में भी पूरी तरह से नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल राज और उद्धव ठाकरे जब साथ आए तब एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हें 40 से 50 सीटें मिलेगी, लेकिन नतीजों ने उस अनुमान को पीछे छोड़ दिया। ठाकरे गुट को करीब 60 सीटें मिली, यानी उम्मीद से 20 से 25 सीटें ज़्यादा। यही वजह है कि प्रफुल्ल सरडा साफ कहते हैं ठाकरे ब्रांड अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे खत्म होने में वक्त लगेगा। ऐसे में उनका तर्क साफ है, ठाकरे नाम सिर्फ उद्धव या राज तक सीमित नहीं है, यह नाम बाला साहब ठाकरे की विरासत से जुड़ा है, उनके विचारों, संघर्षों और पहचान से जुड़ा है। एक दो चुनाव किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। हालांकि इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो है राज ठाकरे और उनकी एमएनएस। दर्शकों बता दें कि मनसे ने मुंबई में 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उम्मीद थी कि शिवाजी पार्क की रैली गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन नतीजा सिर्फ 9 सीटें। यह आंकड़ा राज ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि मनसे से कहाँ चूक हुई। इसका जवाब शायद संतोष धुरी के बयान में छिपा है। एमएनएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व नगर सेवक संतोष धुरी ने चुनाव से पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मनसे को 7 से 8 सीटें ही मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे गुट ने मनसे को जानबूझकर कमजोर सीटें दी। संतोष धुरी का दावा था कि माहिम, दादर, वर्ली, सेवरी और भांडुप जैसे मराठी बहुल इलाकों में मनसे को सिर्फ 1 सीट दी गई, जबकि कई ऐसी सीटें दी गई जहां ठाकरे गुट खुद हार मान चुका था। यानी गठबंधन हुआ लेकिन जमीन पर भरोसा नहीं। नतीजे सामने हैं, मनसे हाशिए पर चली गई। तो वही दर्शकों, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट को कांग्रेस से दूरी बनाना फायदे का सौदा साबित हुआ। इस चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटर्स का भी समर्थन मिला। शिवसेना ठाकरे गुट ने बीएमसी में अपनी पकड़ बरकरार रखी है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरा है। प्रफुल्ल सरडा के मुताबिक अब असली परीक्षा बीएमसी में विपक्ष की भूमिका निभाने की है। क्या ठाकरे ब्रदर्स जनता के मुद्दे उठाएंगे या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है, बीजेपी सत्ता में है, ठाकरे ब्रदर्स सम्मानजनक संख्या के साथ विपक्ष में और मनसे को आत्ममंथन की जरूरत। मुंबई ने फैसला सुनाया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।